तो बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर के टाइप्स के बारे में। आज की क्लास में हम लोग वेक्टर के एडिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू ऐड वेक्टर्स, वेक्टर्स को हम लोग कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए सबसे पहला नियम हमारे पास होता है ट्रायंगल्स लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल्स लॉ का मतलब ये है कि अगर वेक्टर को ऐड करना है, जैसे मान लो एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर हमको दिया गया बी वेक्टर, हमको बोला गया इन दोनों वेक्टर्स को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, देखो वेक्टर में ये क्या है, ये पॉइंट इट इज टेल ऑफ सेकंड वेक्टर और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अगर सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट के हेड से ज्वाइन कर दिया जाएगा तो चेक करिए ये सीन कुछ ऐसा बनेगा। ये ए वेक्टर था और ये वाला बी वेक्टर था, जैसे ही ज्वाइन करोगे ऐसा बनेगा। नाउ द लाइन ज्वाइनिंग स्टार्टिंग पॉइंट ये और एंडिंग पॉइंट ये, इन्हीं दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, रिजल्टेंट वेक्टर, जिसका मतलब था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर? ये देखो फॉर्म क्या हो गया यहां पर, एक ट्रायंगल। इसीलिए इस लॉ को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ट्रायंगल का लॉ। ठीक है, मैं लिख रहा हूं इस लॉ को, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इफ द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर यानी कि बी वेक्टर इज joined to the head of tail of the second vector is joined to the head of first vector, then vector joining tail of first vector, vector joining tail of first vector to the head of second vector will be the resultant vector, that means R vector will be equal to A vector plus B vector। बताओ भाई क्या किया गया, इफ द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, दूसरे का टेल is joined to the head of first vector, then vector joining tail of the first vector to the head of last vector will be the resultant vector। Any doubt? Resultant का मतलब दोनों वेक्टर्स का सम। जैसे सोचो एक वेक्टर है बेटा ये और दूसरा वेक्टर है मान लो वर्टिकल, तो दूसरे का टेल पहले के हेड पर आएगा इस तरीके से। बताओ भाई, ये मान लो ए वेक्टर है और ये वाला हमारा बी वेक्टर है, तो बी का टेल ए के हेड पर आएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं दोनों को ऐड करो तो आप कहोगे सर स्टार्टिंग पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दो, यही क्या होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या ये कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया? अब देखो इधर ध्यान से, जैसे मान लो एक वेक्टर है ये, लेट अस सपोज इट्स नेम इज पी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड हमको गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरा वेक्टर है लेट अस सपोज क्यू वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड हमको गिवन है 4 सेंटीमीटर। क्लियर?
ये तो x डायरेक्शन में, तो इसका एंगल कितना है 0 डिग्री। लेकिन ये वाला किस डायरेक्शन में भाई, लेट अस सपोज इसका एंगल है 60 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना है 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? और अगर हमको दोनों वेक्टर्स ऐड करने को बोला जाए कि बेटा ऐड दीज टू वेक्टर्स, क्या आप ऐड कर पाएंगे? भाई एक स्केल लेंगे और स्केल लेकर के एक लाइन बोलो 3 सेंटीमीटर की ऐसे खींचेंगे। ये हमारा कौन सा वेक्टर हुआ, पी वेक्टर। फिर यहां पर कितना एंगल बनाएंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाना आता है ना। अगर आप एंगल प्रोटेक्टर से ड्रॉ करते हो तो सीधे सीधे बन जाएगा 60 डिग्री। तो यहां से हमने इस तरीके से 60 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक। और एक आर्क हम कट कर लेंगे, कितने का 4 सेंटीमीटर का। तो मान लो हमने एक आर्क यहां पर ऐसे कट किया और इसकी ये लेंथ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, और इसका नाम कौन सा है, क्यू वेक्टर। बोलो भाई, आपसे बोला जाए बेटा रिजल्टेंट वेक्टर बताओ, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, लाइन ज्वाइनिंग फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट। इसको ज्वाइन कर लोगे, जैसे ही ज्वाइन करोगे बोलो यही रिजल्टेंट है। अब अगर मैंने पी वेक्टर में क्यू वेक्टर जोड़ा है तो बोलो जो आएगा वो भी तो वेक्टर होगा, मतलब ये जो पिंक वाली लाइन आई है ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर है तो इसके पास 2 चीजें हैं, क्या क्या, मैग्नीट्यूड एंड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कैसे आएगा, स्केल से नाप लेंगे। बोलो भाई, स्केल रखेंगे यहां से यहां तक, जो भी इसकी लेंथ होगी उसको हम नाप लेंगे। अब ये 3 है, ये 4 है, उसको जब नापोगे तो कुछ आएगा मेजर होकर, ठीक। लेट अस सपोज मेजर करने पर आ गया 6.4 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, कुछ तो आएगा। तो वही इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। उस मैग्नीट्यूड को आप ऐसा भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू दिस, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं पैरेलल लाइंस के अंदर R वेक्टर इज इक्वल टू 6.4। करेक्ट है। डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर मतलब अगर R वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए तो अब आप प्रोटेक्टर निकालोगे, यहां पे रखोगे और ये वाला एंगल नापोगे। इस एंगल को हम मेजर करेंगे, तो वो जो एंगल होगा थीटा, लेट अस सपोज वो आया 32 डिग्री, तो वही इसका क्या हो गया, डायरेक्शन। कोई डाउट? सही है। तो ये हमारा सबसे पहला लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आते हैं इसके आगे कि सर अगर एक से ज्यादा वेक्टर हो तो क्या करेंगे। तो ऐसे में हमारा अगला लॉ आता है एंड दैट इज नोन एज पॉलीगन्स लॉ। पॉलीगन्स लॉ में क्या होता है इस चीज को समझ लो पहले, बाकी है तो आसान ही। ये ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है और ये वाला सी वेक्टर है। हमसे कहा गया बेटा तीनों को ऐड कर दो, ठीक। तरीका वही पुराना वाला, पहले ए वेक्टर बनाया, अब बी का टेल कहां पर आएगा, ए के हेड पर, तो वो हमने ज्वाइन कर दिया, कुछ ऐसा बन गया। तो सी का टेल कहां जाएगा, बी के हेड पर, वो कुछ ऐसा बन जाएगा। बोलो भाई, अब हमसे कहा गया था रिजल्टेंट निकालो, तो हमने पहले पॉइंट को किससे मिलाया, आखिरी पॉइंट से। यही क्या होगा, रिजल्टेंट, जिसका मतलब है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब देखो इस बार क्या फॉर्म हुआ है, क्वाड्रिलेटरल बना है। सिमिलरली
मान लो ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है। अगर कोई चौथा वेक्टर होता तो तीसरे के साथ अटैच हो जाता। बोलो भाई, अब रिजल्टेंट क्या होगा? ये तो क्या बन जाएगा? पेंटागन। मान लो 5 वेक्टर्स होते, अब फाइनल क्या होगा? हेक्सागन बन जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई रिजल्टेंट क्या है, तो रिजल्टेंट ये है आर वेक्टर, विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। मतलब यहां पर वेक्टर्स में ऐसा हो सकता है, मान लो ये सब 2-2 सेंटीमीटर के हैं, तो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर रिजल्टेंट आए वो भी 2 2 2 2 2 2 5 बार जोड़ा और आंसर 2 ही आया। वेक्टर में हो सकता है, स्केलर में ऐसा नहीं होता, बट वेक्टर में इट इज पॉसिबल। हो सकता है जोड़ने पर वैल्यू 2 से भी कम आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? बोलो ये कॉन्सेप्ट इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर ये लिखने को आ जाए कि बेटा व्हाट इज पॉलीगन्स लॉ, तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे। वी विल राइट इफ द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर is joined to the head of first vector, comma, tail of third vector is joined to the head of सेकेंड वेक्टर। ध्यान से देखो, दूसरे का टेल कहां जुड़ेगा? पहले के हेड पर। तो तीसरे का टेल कहां जुड़ेगा? दूसरे के हेड पर। एंड सो ऑन, मतलब ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है, जितने भी वेक्टर्स होंगे उनके साथ हम यही करते रहेंगे। देन वेक्टर joining tail of first vector to the head of last vector will be the resultant vector. This law is known as Polygon's law. कुछ नाम समझ में आया आपको? Polygon's law क्यों लिखा है मैंने? पॉलीगन इसलिए लिखा है क्योंकि यहां क्वाड्रिलेटरल बना, यहां पेंटागन बना, कभी हेक्सागन बनेगा, कभी हेप्टागन बनेगा, कभी ऑक्टागन बनेगा। अब सबके लिए अलग अलग लॉ तो बना नहीं सकते, तो एक इन जनरल बात कर दिया गया कि दिस लॉ विल बी नोन एज पॉलीगन्स लॉ। एनी डाउट? पक्का है? और देखिए, अगर मान लो ये ए वेक्टर है, ये बेटा दूसरा वेक्टर था, ये तीसरा वेक्टर था, ये चौथा वेक्टर था, ये पांचवा वेक्टर था, तो रिजल्टेंट बोलो ये था, और ये छठवां वेक्टर है। और हमसे कहा जाए सब ऐड करो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, सारे वेक्टर्स ऐड करने को बोला गया। लेकिन नियम क्या कहता है, लॉ क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट विल बी ज्वाइन टू द लास्ट पॉइंट। बोलो पहला पॉइंट ये है, बोलो भाई, और आखिरी पॉइंट भी यही है, तो ज्वाइन किसको करें? तो ऐसे में रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ? इफ
a closed curve is formed on joining या adding, अच्छा वर्ड क्या है, adding. If a closed curve is formed on adding vectors, then resultant will be जीरो वेक्टर. कुछ वेक्टर्स को जोड़ने पर अगर क्लोज्ड कर्व बन जाए तो रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो वेक्टर. जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है. अब बोलो जहां से शुरू किया वहीं खत्म कर दिया ना, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी जीरो. या फिर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो. तो अगर कुछ वेक्टर्स को ऐड करने पर एक क्लोज्ड कर्व बन जाए तो उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो वेक्टर बन जाता है. इतने में कोई डाउट हो तो बताइए. करेक्ट है. देखो अभी तक मैंने आपको वेक्टर्स को ऐड करने के लिए दो नियम बताए हैं, दो तरीके सिखाए हैं. लेकिन इन दोनों लॉज में एक प्रॉब्लम है कि ये दोनों ही प्रैक्टिकल लॉज हैं. वेक्टर्स को ऐड करने के लिए प्रैक्टिकल लॉज कितने हैं हमारे पास, दो. पहला, अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना होगा तो भाई हम ट्रायंगल्स लॉ लगाएंगे, और अगर ज्यादा वेक्टर्स होंगे तो हम पॉलीगन्स लॉ लगाएंगे. लेकिन दोनों ही कैसे लॉज हैं, प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल मतलब इसको उससे मिलाओ, उसको इससे मिलाओ, फिर इनिशियल पॉइंट को फाइनल से मिलाओ, अब उसकी लंबाई नापो स्केल रख के, और फिर उसका एंगल नापो प्रोटेक्टर रख के. बोलो भाई. प्रैक्टिकल चीजों में देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने दिया, ये ए वेक्टर है, इसकी लंबाई थी मान लो 3 सेंटीमीटर, ये बी वेक्टर था जिसकी लंबाई थी 4 सेंटीमीटर. अभी ऐसा मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, और इसका ये वाला एंगल है मान लो 60 डिग्री. ठीक, तो आप खुश हो जाएंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई. तड़ा लाइन खींची 3 सेंटीमीटर की, 60 डिग्री का एंगल बनाया, 4 सेंटीमीटर कट कर लिया, इनिशियल पॉइंट को फाइनल से ज्वाइन कर दिया ये, और इसकी लंबाई को नाप लिया, तुरंत नाप भी लेंगे स्केल से. इसके एंगल को नाप लिया तो आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया. प्रॉब्लम तब आती है जब मैं आपसे कहूं ये वेक्टर की लंबाई है 0.3 mm और इस वाले की लंबाई है 0.04 mm. एक स्केल जो आप लोग जो यूज करते हो, स्केल 15 सेंटीमीटर वाला, उसका सबसे छोटा मेजरमेंट होता है 1 mm होता है. 0.3 mm उसके आधे से भी कम होगा, लाइक दिस. और 0.04 mm ये है. अब जोड़ो दोनों, बनाओ एंगल इसमें. क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? या फिर हम कह दें ये वाला वेक्टर है 30 किलोमीटर का और ये वाला है 400 किलोमीटर का. यहां से लेकर के हम दौड़ गए बर्रा तक एक फीता लेके, और फिर बर्रा से सीधे दिल्ली दौड़ गए. ये 30 किलोमीटर का था बर्रा तक, और ये 400 किलोमीटर बर्रा से दिल्ली, और फिर एक तीसरा फीता लाए जो यहां से सीधे दिल्ली दौड़े लेके, तब उसकी हम लंबाई नाप पाएंगे, फिर उसका एंगल नापे. तो ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब सर ये जो दोनों लॉज हैं वो ठीक है, पढ़ने के लिए अच्छा है, थ्योरेटिकली पता होना चाहिए हमको, डायग्राम में हम समझ जाएंगे, लेकिन इनसे सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व नहीं हो पाएंगे. इसलिए हमारे पास नीड है, वी हैव नीड ऑफ एनी एनालिटिकल लॉ. हमारे पास नीड प्रैक्टिकल लॉ की नहीं है,
नीड किस चीज की है? एनालिटिकल लॉ। एनालिटिकल का मतलब होता है ये ऐसा लॉ है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनालिसिस। एनालिटिकल मतलब ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनालिसिस। ऐसा लॉ होना चाहिए जिसमें कोई एनालिसिस हो, कोई डेरिवेशन हो, कोई फार्मूला आ जाए स्टैंडर्ड, जिसमें छोटी वैल्यू हो तो छोटी वैल्यू डाल दें, बड़ी वैल्यू हो तो बड़ी वैल्यू डाल दें, लेकिन ओवरऑल हमारा काम न रुके। हमको जैसा भी निकालना हो वैसा हम कैलकुलेट करके निकाल लें। इसलिए दो लॉज होने के बावजूद हमारे पास तीसरे लॉ का डिमांड आया, और वो तीसरा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज पैरेललोग्राम्स लॉ। उस लॉ का नाम क्या है भाई? पैरेललोग्राम्स लॉ। अगर ये पहला वेक्टर है और पहले वेक्टर के ही टेल से दूसरा वेक्टर जोड़ दो, पहले के टेल से दूसरा जोड़ दो, मतलब इस बार दोनों के टेल देख लो कांटेक्ट में, ठीक है? इन दोनों को मुझे जोड़ना था, तो जोड़ने के लिए क्या किया गया, यहां से एक डॉटेड लाइन बनाई, क्योंकि हमको बनाना है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में इसके पैरेलल और इक्वल यहां से, और इसके पैरेलल और इक्वल यहां से बन जाएगा। अब इन दोनों, देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, और किसी भी पैरेललोग्राम में या क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं बेटा, दो डायगोनल होते हैं, एक ये और एक ये। हम लोगों को वो डायगोनल चाहिए जो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाता हो। तो दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट यही है, यहां से जाने वाला डायगोनल जो होगा यही हमारा क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। तो पैरेललोग्राम्स लॉ क्या होता है? इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले, आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल passing through their intersection point will be the resultant vector। तो इसको देखो हम लोग लिखेंगे कैसे, मैं लिख रहा हूं, if a vector and b vector are two adjacent sides of a parallelogram, if a vector and b vector are two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal passing through their intersection, then the diagonal passing through their intersection point will be the resultant vector। This is known as parallelograms law। तो R वेक्टर जो होगा that will be A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो अगर A वेक्टर और B वेक्टर पैरेललोग्राम की दो अगल बगल वाली साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, तो उनके बीच से जो डायगोनल जाएगा, द डायगोनल पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। कुछ समझ में आया? अब यहां पर फायदा बेटा ये है कि यहां पर एक स्टैंडर्ड हमको फार्मूला मिल जाएगा। फार्मूला क्या मिलेगा? हमारे पास फार्मूला आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जिसमें थीटा कौन सा एंगल है? दोनों वेक्टर्स के
बीच का एंगल है. सो हियर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. देखो रिजल्टेंट में दो चीजें होती हैं, क्या क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड यहां से मिल जाएगा भाई, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ही तो है ये आर. तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा. तो आर की वैल्यू आ गई यहां से. अब हमको नापने की जरूरत नहीं है, हम फार्मूले में चाहे छोटी वैल्यू डालें चाहे बड़ी डालें. अब ए की जो भी वैल्यू होगी वो हम रख देंगे, चाहे mm में हो, चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे मीटर में हो, चाहे किलोमीटर में हो. क्लियर है? और दूसरा एक फार्मूला और हमें चाहिए डायरेक्शन के लिए, दैट विल बी tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा. मैटर ये कि सर अल्फा क्या है? अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड फर्स्ट वेक्टर. अल्फा क्या है? इट इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड फर्स्ट वेक्टर. तो पैरेललोग्राम्स लॉ का फायदा यही है कि हमारे पास दो फार्मूले आ गए. पहला फार्मूला जो था दैट इज यूज्ड फॉर रिजल्टेंट. इस फार्मूले से हम रिजल्टेंट का क्या निकाल पाएंगे? मैग्नीट्यूड. और दूसरा फार्मूला हमारे पास आ गया उसके डायरेक्शन के लिए. इसको यूज करके हम उसका डायरेक्शन निकाल पाएंगे. कुछ बात समझ में आई? बात यह है कि सर ये फार्मूला कहां से आया, इसके डेरिवेशन पर आते हैं कि इसका सर फार्मूला क्या है, कहां से आया ये फार्मूला. तो हम लोग आते हैं पैरेललोग्राम्स लॉ के प्रूफ पर. ठीक है, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इतना देखकर कुछ याद आता है? क्या याद आता है भाई? ये हमारा डायग्राम है, इसको मैं लगा देता हूं. पाइथागोरस याद आता है? आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखकर. पाइथागोरस बोलो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है. क्या यहां पर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है? बताओ भाई. नहीं है? तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां बनाएंगे. इसको आगे बढ़ाया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. इसका कुछ नेमिंग कर दो भाई. ओ पी क्यू एस टी. आर हटा दिया जानबूझ के क्योंकि आर रिजल्टेंट था इसलिए. ठीक है, इस तरीके से हमने इसका नेमिंग कर दिया. अब आप लोग ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ओ क्यू एस, ट्रायंगल ओ क्यू एस क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? क्या इस पे पाइथागोरस लगा सकते हैं? लगाओ पाइथागोरस. क्या आएगा? ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर. हो सकता है? ओ क्यू जो है, क्या इसको ओ पी प्लस पी क्यू लिखा जा सकता है बेटा? क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है? ओपन करेंगे तो इट विल बिकम ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 ओ पी इंटू पी क्यू, ऐसा बन जाएगा. ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल था इसलिए हमने पाइथागोरस लगाया था. ये छोटा वाला भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है. अगर छोटे वाले में ध्यान से देखा जाए तो क्या छोटे वाले में अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में लगाएं पी क्यू एस में, तो बताओ भाई, पी एस स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर या क्यू एस स्क्वायर हो जाएगा? बताओ भाई. चेक करो, पी क्यू स्क्वायर दिख रहा है,
एस क्यू स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है? तो इन दोनों की जगह क्या मैं पी एस स्क्वायर लिख सकता हूं? बताओ भाई। जैसे ही हम लोग लिखेंगे ओपी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर प्लस 2OP इंटू पी क्यू, कैन वी राइट लाइक दिस? लिख सकते हैं? ये सब किसके बराबर था? ओ एस स्क्वायर के बराबर। ओ एस क्या है बेटा? क्या ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है? तो इसको मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूं। ओ पी क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या इसको ए स्क्वायर लिखा जा सकता है? पी एस, अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी तो वही है। बोलो यार, जितनी लंबाई इसकी है वही तो इसकी भी है, तो इसको मैं बी स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस 2 ओ पी को चेक कर लो, ए लिख सकते हैं। सिर्फ क्या बचा? क्या बचा भाई? पी क्यू। ये तो मुझे इस पी क्यू की वैल्यू चाहिए। पी क्यू की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? सो फ्रॉम ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू एस, इसी वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, पी क्यू एस। अगर यहां पर कॉस थीटा देखा जाए, कहेंगे सर थीटा तो दिख नहीं रहा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या है? क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल है। बोलो यार, करेस्पॉन्डिंग है। तो बेटा यहां पे कॉस थीटा लगाया जा सकता है। इसमें क्या होगा फॉर्मूला? बेस अपॉन बेस पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस पी एस, जो कि बी के बराबर है। सही है? तो पी क्यू कितना आया? यहां से कितना आया? पी क्यू की वैल्यू आ गई भाई। पी क्यू में वहां यूज कर सकता हूं। जैसे ही हम लोग यूज करेंगे, चेक करो, डिराइव हो गया। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? बी कॉस थीटा। एनी डाउट? ध्यान से फिर से सुन लो। पाइथागोरस दिख रहा था तो हमने पाइथागोरस पहले बड़े वाले में लगाया, ठीक। ओ क्यू को ओ पी प्लस पी क्यू लिखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था उसको खोल दिया। बड़े वाले में पाइथागोरस लगाया था, छोटे वाले में भी लगा दिया भाई। इन दोनों की जगह पर पी एस स्क्वायर लिख दिया, ठीक। अब ये आर है, ये ए है, ये बी है, पी क्यू केवल बचा था। पी क्यू को ट्रायंगल से कॉस थीटा लगा के निकाल लिया, आंसर आ गया हमारा। क्लियर है? अगली चीज आई सर, डायरेक्शन हमें चाहिए। डायरेक्शन में भी अल्फा चाहिए, वो भी tan अल्फा जैसा फार्मूला था, अगर आपको याद हो तो। इसी वाले ट्रायंगल में क्या हम लोग tan अल्फा लगा सकते हैं? बड़े वाले में tan अल्फा क्या होता है? tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? एस क्यू, और बेस कौन है? ओ क्यू को ओ पी प्लस पी क्यू लिख सकते हैं। बोलो भाई। एस क्यू ये हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं, पता करते हैं। देखो, इसी वाले ट्रायंगल में अगर साइन थीटा लगा दिया जाए, साइन थीटा क्या होता है? एस क्यू अपॉन हाइपोटेनस बी। तो बोलो एस क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? आएगा? तो एस क्यू की जगह क्या लिखेंगे? बी साइन थीटा अपॉन ओपी क्या है? ए, और पी क्यू क्या है? तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा डिराइव हो गया। कहने का मतलब ये जो दो फार्मूले मैंने बताए, ये दो फार्मूले हम लोग सिंपल थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे तो हम लोग डिराइव कर सकते हैं।
वेरी इजीली वी कैन डिराइव दिस। इज इट क्लियर? तो अब ये जो आपने तीसरा जो नियम पढ़ लिया वेक्टर्स को ऐड करने का, ये बढ़िया है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन देखा भाई, ये 3 सेंटीमीटर, दूसरा वाला 4 सेंटीमीटर था, कितने एंगल पे था? 60 डिग्री पे। तो इस बार हम दोनों के क्या जोड़ेंगे? टेल। बोलो यार, हम 3 सेंटीमीटर बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल, और वैसे बनाने की जरूरत ही नहीं है, अब तो हम सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। सही है? दैट विल बी अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 24। कॉस 60 बेटा कितना होता है? 1/2। कॉस 60 कितना होता है? सो 9 प्लस 16 प्लस 12, तो ये कितना बनेगा? 25 प्लस 12 यानी अंडर रूट 37। क्लियर है? फिर आया tan अल्फा, तो tan अल्फा विल बी b साइन थीटा। b कौन है? दूसरा वेक्टर। tan अल्फा का फॉर्मूला देखो पहले, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b गॉस थीटा। बोलो b कौन है? b कौन है? 4। साइन थीटा कितना था? अपॉन a कौन है? प्लस b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू साइन 60 होता है बेटा √3/2, 3 प्लस 4 कॉस 60 होता है 1/2, तो ये बनेगा 2 अंडर रूट 3। बोलो भाई, ये कितना बनेगा? 2 3 2 5। tan अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? 2√3/5। अब देखो tan अल्फा की वैल्यू ये कब होती है हमें नहीं पता, ठीक है? और tan अल्फा निकालना मेरा एम नहीं था, मेरा एम क्या था? अल्फा निकालना। तो ये tan को उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स। क्या बनेगा? tan इनवर्स 2√3/5। कोई डाउट? देखो आप सब मेजॉरिटी स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के हैं, तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होगा, ठीक है? तो आप ऐसे ही लाके छोड़ देंगे। और जो आईएससी बोर्ड के बच्चे होंगे उनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से ये वैल्यू एग्जैक्टली निकल आती है, ठीक? तो वो लोग इसको रख करके वैल्यू को निकालेंगे। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने रखा और सॉल्व करके वैल्यू आई फॉर एग्जांपल 47 डिग्री, वो निकल आता है उसमें 47 डिग्री है फॉर एग्जांपल, ठीक? और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी थी? 37 अंडर रूट के अंदर, तो ये लगभग बोलो 6 से बड़ा होगा। तो मान लो ये आया 6.1 सेंटीमीटर। बोलो भाई, तो 3 + 4 हमेशा 7 नहीं होता, 3 + 4 6.1 भी हो सकता है वेक्टर में, ठीक है? और देखिए बात क्या आया कि सर सब समझ में आ गया, ये रिजल्टेंट है और ये उसका एंगल है, लेकिन थोड़ा सा और फील लेते हैं इस चीज का कि ये आखिर बनेगा कैसा, ठीक है? देखो इन दोनों का हमको पैरेललोग्राम्स लॉ से हमने सॉल्व किया, तो पहले इन दोनों से पैरेललोग्राम बनाओ, ऐसा बन जाएगा पैरेललोग्राम। अब इनके बीच से जो डायगोनल जाएगा, बोलो यही रिजल्टेंट है हमारा। इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? यही आएगी। अगर आप इसको नाप के बना के देखेंगे तो यही आएगा, अगर अंडर रूट 37 की वैल्यू यही है तो। याद रखना ये अप्रॉक्स वैल्यू मैंने लिखी है, वो भी अप्रॉक्स लिखा है, मुझे पता नहीं कि 47 ही आएगा, ठीक है ना? अंदाजे से लिखा है, लेकिन अगर मैंने सही लिखा है तो ये लेंथ 6.1 ही आएगा। अब बात आई सर ये अल्फा कौन सा एंगल है? कौन सा होता है एंगल अल्फा? अल्फा कौन सा एंगल है? इट इज रिजल्टेंट बिटवीन, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड फर्स्ट वेक्टर। तो बेटा ये रिजल्टेंट है, ये पहला वेक्टर है, तो ये एंगल कितना होगा? अल्फा।
एंड दैट विल बी 47 डिग्री। क्लियर? देखो इस फार्मूले को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कौन ए है कौन बी है। बोलो यार, मान लो कोई बच्चा ऐसे लिखता √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 4 इंटू 3 cos 60, तो भी तो यही आएगा भाई। a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, बात तो सेम है। a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, सेम है। मतलब इस फॉर्मूले में a और b से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे फर्क पड़ जाएगा। यहां पर है b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। सही ना? अब सोचो, हम लोगों ने तो इसको a माना था, इसको b माना था, करेक्ट? मैंने इसको a माना था और इसको b माना था, तो हमको अल्फा एंगल कौन सा मिला? r और a के बीच का। सही है? अब मान लो कोई ऐसा बच्चा आया, उसने कहा सर नहीं मैं इसको a मानूंगा और इसको क्या मानूंगा? b। तो ये तो सेम रहेगा, लेकिन यहां पर चेंजेस आ जाएंगे। वो लिखेगा tan अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 3 sin 60 अपॉन 4 प्लस 3 cos 60। वो ऐसा लिखेगा। तो ये अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 3√3 डिवाइडेड बाई 11। 2 से 2 कट जाएगा। बोलो भाई, सही है? अब इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो इस बार अल्फा कितना आएगा? मान लो इसको हमने सॉल्व किया और अल्फा की वैल्यू हमारी आ गई फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज 22 डिग्री। अब इसमें आ रहा था 47, उसमें आया 22। इसका मतलब क्या है? उसने कौन सा एंगल निकाला? ये अल्फा अभी भी क्या है? रिजल्टेंट और पहले वेक्टर के बीच का एंगल। उसने पहला किसको माना था? तो उसने कौन सा एंगल निकाल दिया? कुछ समझ में आई बात? तो तुम जिसको भी ए मानोगे उसका एंगल है रिजल्टेंट के साथ अल्फा। समझ में आया? अब अगर तुमको ये वाला एंगल मान लो तुमने निकाल लिया अल्फा, तो ये तो हम निकाल ही लेंगे ना यार, 60 में से घटा देना। और अगर ये निकाल लिया तो ये निकाल लेंगे अगर पूछा गया तो। पक्की बात है? तो आज फिलहाल हम लोग यहीं तक रखते हैं पैरेललोग्राम्स।